कुछ घूरे, घूरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ीघर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज। सड़क से निकल जाने वालों को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे चलकर एक घनी अमराई में बनी हुई कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी, उसका दरवाज़ा जिसमें किवाड़ नहीं थे जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाहे पेड़ों के नीचे से हटकर इसी कोठरी में जुआ खेलते थे। बाकी दिनों में वह खाली पड़ी रहती थी। जब वह खाली रहती थी तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। शिवपालगंज की इस कोठरी को जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफ़ी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। घूरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाली सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर ही मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था और असली शिवपालगंज वैद्य जी की बैठक में था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहां भी खाली जमीन मिले वहीं आंख बचाकर 2-4 हाथ जमीन घेर लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। जिस तरह से वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सव के पहले के लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों से बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की एक पूरी की पूरी दिशा को इस तरह से घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफी रोबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थीं और उसके पीछे सुबह होता था घूरे पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डे और लकलकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा था, उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था। उससे ये साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी ही है। मकान का अगला हिस्सा जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे से बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन, ये सब मकानों के नहीं, ताकतों के नाम हैं। थाने से लौटकर रुपन बाबू दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं और रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए हैं। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठे था। नवंबर का महीना था और शाम काफ़ी ठंड हो चली थी, पर वह बनियान में काफ़ी खुश नजर आ रहा था। उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे सनीचर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज़्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। आज उसे बनियान पहने हुए देखकर रुपन बाबू समझ गए थे कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रुपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले की कुछ मुश्किल बोले निकालते हुए ललकार कर कहा, अभद्री भैया होते तो मजा आ जाता। रुपन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले, तुमने अच्छा किया रंगनाथ दादा, 2 रुपए देकर झगड़ा साफ किया। अब जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। रंगनाथ रुपन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहा था। रुपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था। बाद में कुछ सोच कर रुक गया। रुपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे झगड़ों से इंस्टीट्यूट कम्युनिटी बदनाम होती है।
रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिका हुआ धोती का छोर, ताजा खाया हुआ पान, बालों पे पड़ा हुआ कई लीटर तेल। स्थानीय गुंडागरी के किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की और पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। सनीचर ने अपना अंडरवियर झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करना चाहता हो। साथ ही भौं से कोड़ कर बोला, मुझे भी बद्री दादा याद आ रहे, वो होते तो अब तक। बद्री दादा हैं कहाँ? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रुपन बाबू से पूछा और रुपन बाबू बेरुखी से बोले, अरे सनीचर बता तो रहा है, मुझसे पूछकर तो गए नहीं। कहीं गए होंगे, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, कल परसों व तरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ ही एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांग निकलती है वहां उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते ही उसकी आंखें मुंद गई और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जमाई ली और फिर उंघाती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया तो शहर से आए हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजहे से 2 रुपया तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गंजहा। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक तकनीकी शब्द है जिसे शिवपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांव में बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते थे, तुम इसके मुंह ना लगो, तुम जानते नहीं हो ये साला गंजहा है। फर्श पर वहीं 14-15 साल का एक लड़का भी बैठा था। देखते ही लगता था कि वह शिक्षा पराशर के चकमे में नहीं आया। सनीचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, ये शहराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई हमसे जरा रुपया मांग के देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू किया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर वह उसे मेहनत से स्टार्ट करने जा रहा है। लोग हंसने लगे। रुपन बाबू गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को रुपये अपनी मर्जी से दिए थे या उसने धमका कर तुमसे छीन लिए थे? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रुपन? उसकी शक्ल से लगा उन्हें यह सवाल पसंद नहीं आया। वे बोले, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि उसमें तो 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता भी यही कहते हैं और मैं उनसे सहमत हूँ। और फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते। लुच्चे और शहादों का अड्डा बना है। मास्टर जी पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स बढ़ाते रहते हैं। रात दिन पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं, यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? हैं कुछ बेशरम लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे मतलब। कमरे के अंदर वैद्य जी दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत हो जाओ रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं वासुदेव, कंस का काल पैदा होने वाला है। रप्पन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़ी जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? अरे रुपन, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रुपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, अरे पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा,
ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में ना मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोले, और कोऑपरेटिव यूनियन का क्या हाल है मामा जी? उसके भी तो कुछ थे नहीं हैं। रुपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे। वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे।